दोस्तों हाल के समय में यूएस लेबर मार्केट में एक बहुत ही ज़्यादा मंदी का माहौल बनने लगा था और इसके मद्देनज़र फेडरल रिजर्व को फाइनली अपने 17 सितंबर 2025 के मीटिंग में फेड फंड्स रेट को घटाने की प्रक्रिया को शुरू करना पड़ा यूएस के लेबर मार्केट को सपोर्ट करने के लिए। और चूंकि इक्विटी मार्केट्स के लिए लोअर इंटरेस्ट रेट्स एक बहुत ही बुलिश सिग्नल होता है, इसीलिए जैसे जैसे ये क्लियर होने लगा कि फेडरल रिजर्व को अपने सितंबर मीट में इंटरेस्ट रेट्स घटाने के सिवा अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है, वैसे ही दुनिया भर के इक्विटी मार्केट्स में हमें बहुत स्ट्रॉन्ग रैलीज देखने को मिली फेडरल रिजर्व के 17 सितंबर के मीट के काफी पहले से ही। लेकिन दोस्तों फेडरल रिजर्व ने अब फेड फंड्स रेट को घटाने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है और इसके मद्देनजर हम आने वाले समय में इक्विटी मार्केट से क्या अपेक्षा रख सकते हैं? क्या फेड के द्वारा फेड फंड्स रेट को घटाए जाने के मद्देनजर हम इस ऑनगोइंग इक्विटी रैली में एक एक्सेलरेशन देख सकते हैं, या फिर आने वाले समय में हमें इस ऑनगोइंग इक्विटी रैली में एक विराम दिख सकता है, एक इंटरिम पुलबैक दिख सकता है? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या कोई ऐसा मैजिक ग्लोबल मैक्रो इंडिकेटर है जिसके सहारे जब भी अगला इक्विटी मार्केट में एक इंटरिम पुलबैक आता है उससे पहले हम हमारे पोर्टफोलियो में इक्विटी मार्केट से एक एग्जिट को कुछ हद तक टाइम कर सकते हैं? दोस्तों इस वीडियो में मैं इसी विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं, इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए। दोस्तों फेडरल रिजर्व ने अमेरिका का जो बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट होता है फेड फंड्स रेट, उसको फिर से घटाने की प्रक्रिया को अपने 17 सितंबर 2025 के मीटिंग से फिर से शुरू कर दिया है। और फेड द्वारा फेड फंड्स रेट को घटाए जाने का सबसे इंपॉर्टेंट कारण यह था कि हाल के समय में हमें यूएस के लेबर मार्केट में एक बहुत ही ज्यादा वीकनेस, बहुत ही ज्यादा मंदी का माहौल देखने को मिल रहा था। इन दोस्तों हमें यह भी याद रखना चाहिए कि आज से सिर्फ 2 महीना पहले तक भी, दैट इज जुलाई 2025 तक भी फेडरल रिजर्व ये मानने तक को भी तैयार नहीं था कि यूएस के लेबर मार्केट में कोई भी वीकनेस है और फेड को इस ऐसे किसी वीकनेस के मद्देनजर आने वाले समय में फेड फंड्स रेट को घटाने की जरूरत पड़ भी सकती है। इन दोस्तों अगर आप मुझे मेरे चैनल में पिछले कुछ समय से फॉलो कर रहे हैं तो इन सारी बातों में से किसी भी बात पर आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक लंबे समय से मैं इस बात पे जोर देने की कोशिश कर रहा हूं कि यूएस लेबर मार्केट में वीकनेस का जो माहौल है वो और ज्यादा गंभीर होता जा रहा है और इसके मद्देनजर फेडरल रिजर्व को सूनर रादर देन लेटर फेड फंड्स रेट घटाने की प्रक्रिया को शुरू करना ही पड़ेगा। फॉर एग्जांपल दोस्तों, मैंने मेरे इंग्लिश वाले चैनल में 11 अगस्त 2025 को ये वाला वीडियो पब्लिश किया था और इस वीडियो में मैंने क्लियरली इस बात को हाईलाइट किया था कि फेडरल रिजर्व के जो चेयरमैन है जेरोम पावेल, वो यूएस के लेबर मार्केट में किसी भी तरह के वीकनेस की संभावना को पूरी तरह से नकार रहे हैं और ऐसा करना एक बहुत बड़ी गलती है। और उसका कारण ये है, जैसा कि मैंने इस वीडियो में भी समझाया था, कि यूएस का जो लेबर मार्केट रिलेटेड डेटा पब्लिश करने वाला एजेंसी है यूएस ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स BLS, उसके द्वारा पब्लिश किया हुआ लास्ट 2 बैक टू बैक मंथली नॉन फार्म पेरोल रिपोर्ट्स में ये बात क्लियरली निकल के आ रहा था कि यूएस इकोनॉमी में न्यू जॉब क्रिएशन अब पूरी तरह से कोलैप्स कर चुका है। यही नहीं, इस वीडियो में और इस वीडियो के पहले के कुछ वीडियोस में मैंने इस बात की भी पुष्टि की थी कि यूएस लेबर मार्केट में हमें जो अभी एक ऑनगोइंग वीकनेस का माहौल देखने को मिल रहा है, इसके चलते जब फेडरल रिजर्व फेड फंड्स रेट घटाना शुरू करेगा उसका दुनिया भर के इक्विटी मार्केट्स पे क्या प्रभाव पड़ सकता है। फॉर एग्जांपल, मैंने मेरे इंग्लिश चैनल में 1 अगस्त 2025 को ये वाला वीडियो पब्लिश किया था और इस वीडियो में मैंने क्लियरली इस बात को समझाने की कोशिश की थी कि आने वाले समय में यूएस लेबर मार्केट के वीकनेस के चलते फेडरल रिजर्व को फेड फंड्स रेट घटाने की प्रक्रिया शुरू करनी पड़ेगी और इसके चलते हमें दुनिया भर के इक्विटी मार्केट्स में एक रैली का माहौल, एक मेल्टअप का माहौल देखने को मिल सकता है। ये 2 वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि ये 2 वीडियोस आप जरूर देखें। इन दोनों वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप ये 2 वीडियोस देखें। इस बात पर मैं इतना ज्यादा जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि अगर आप ये 2 वीडियोस देखेंगे तब आपको भी पता चलेगा कि कैसे पिछले 2 महीने में फाइनेंशियल मार्केट्स में जो घटित हुआ है वो करीब करीब वर्ड बाय वर्ड इनैक्टमेंट है उस स्क्रिप्ट का जो मैंने इन 2 वीडियोस में प्रस्तुत किया था। पहले तो फेडरल रिजर्व को यह बात मानना पड़ा कि वाकई में यूएस के लेबर मार्केट में एक मंदी का माहौल, एक वीकनेस का माहौल बन चुका है और जैसे जैसे इस बात की पुष्टि होने लगी कि यूएस के लेबर मार्केट में वाकई में एक बहुत ही ज्यादा वीकनेस का माहौल बन रहा है,
और फेडरल रिजर्व को इसके मद्देनजर यूएस लेबर मार्केट को सपोर्ट करने के लिए फेड फंड्स रेट को घटाना ही पड़ेगा। वैसे वैसे दुनिया भर की इक्विटी मार्केट्स में, जैसा कि मैंने मेरे पिछले दोनों वीडियोस में स्ट्रेस करके बताया था, एक बहुत ही स्ट्रांग रैली का माहौल, एक बहुत ही स्ट्रांग मेल्टअप का माहौल बनने लगा। ये जो मेल्टअप का माहौल है वो अमेरिका के इक्विटी मार्केट्स में स्पेशली बहुत क्लियरली पिछले कुछ समय से देखने को मिल रहा है। और हाल के समय में हम देख सकते हैं कि अमेरिका के जितने इक्विटी इंडेक्सेस है वो सारे के सारे हाल के समय में न्यू ऑल टाइम हाइज पे पहुंच चुके हैं। इंडियन मार्केट्स की बात करें तो इंडियन इक्विटी इंडेक्सेस में ये जो रैली है वो यूएस इक्विटी इंडेक्सेस के तुलना में उतना स्ट्रांग नहीं रहा। उसका मेन कारण ऑब्वियसली ये रहा है कि पिछले कुछ महीनों में यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडिया से आने वाले अमेरिका के अंदर जितने गुड्स एंड मर्चेंडाइज इंपोर्ट्स है उन सारे इंपोर्ट्स पे 50% का टैरिफ लगाने का निर्णय लिया है। और इतने स्टीप टैरिफ्स के चलते, जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इंडियन इक्विटी मार्केट्स के सेंटिमेंट्स को एक बहुत बड़ा धक्का लगा है। इन दोस्तों गौर करने वाली बात यह है कि इतने स्टीप टैरिफ्स के बावजूद भी इंडियन मार्केट्स का हाल के समय में ब्रॉडली स्पीकिंग ओवरऑल रुख जो है वो ऊपर की तरफ ही रहा है। और जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं इस वक्त निफ्टी अपने मोस्ट रीसेंट ऑल टाइम हाई से जस्ट अबाउट 3 से 4% ही नीचे है। और मेरा स्ट्रांगली ये मानना है कि बहुत जल्द हमें निफ्टी में भी एक नया ऑल टाइम हाई देखने को मिलेगा। इन दोस्तों अब फेडरल रिजर्व ने फेड फंड्स रेट को घटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। तो इसके मद्देनजर अब हम आने वाले समय में इक्विटी मार्केट से, स्पेशली इंडियन इक्विटी मार्केट से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों इस सवाल का जवाब आपको इक्विटी मार्केट में नहीं मिलेगा। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें बॉन्ड मार्केट में जाना पड़ेगा। एंड विद इन द बॉन्ड मार्केट दो स्पेसिफिक इंटरेस्ट रेट्स है जिस पे हमें गौर करना पड़ेगा। इनमें से पहला है यूएस गवर्नमेंट 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स और दूसरा है फेड फंड्स रेट। फेड फंड्स रेट वो इंटरेस्ट रेट है जिसको 17 सितंबर को फेडरल रिजर्व ने 25 बेसिस पॉइंट से घटाया है। दोस्तों पहले चलिए समझते हैं कि ये दो इंटरेस्ट रेट्स का मतलब क्या होता है। शुरू करते हैं यूएस गवर्नमेंट 10 ईयर बॉन्ड यील्ड से। यूएस गवर्नमेंट 10 ईयर बॉन्ड यील्ड वो इंटरेस्ट रेट है, वो यील्ड है, वो एनुअल रेट ऑफ रिटर्न है जो आप कमा सकते हैं बाय इन्वेस्टिंग इन अ यूएस गवर्नमेंट 10 ईयर बॉन्ड। यानी कि यूएस गवर्नमेंट के 10 ईयर ड्यूरेशन के बॉन्ड में इन्वेस्ट करके जो एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट आप कमा सकते हैं उसे कहते हैं यूएस गवर्नमेंट 10 ईयर बॉन्ड यील्ड। और फेड फंड्स रेट होता है यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड जिसका ड्यूरेशन सिर्फ एक रात का होता है, ऐसे किसी बॉन्ड में इन्वेस्ट करके जो एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, एनुअल यील्ड जो आप कमा सकते हैं उसे कहते हैं फेड फंड्स रेट। तो एक तरह से फेड फंड्स रेट हो गया ओवरनाइट लेंडिंग रेट, और यूएस गवर्नमेंट 10 ईयर बॉन्ड यील्ड वो इंटरेस्ट रेट है जो आप एक साल में कमा सकते हैं बाय इन्वेस्टिंग इन अ यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड ऑफ 10 ईयर ड्यूरेशन। और ये जो फेड फंड्स रेट है और यूएस गवर्नमेंट 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स है, इन दो इंटरेस्ट रेट्स के बीच में जो इंटरेक्शन है, इन दो इंटरेस्ट रेट्स के बीच का जो इंटरप्ले है, उसी पर निर्भर करेगा कि हमें आने वाले समय में इक्विटी मार्केट्स में किस तरह का बिहेवियर देखने को मिल सकता है। तो चलिए समझते हैं क्या है ये इंटरप्ले बिटवीन फेड फंड्स रेट एंड यूएस गवर्नमेंट 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स। दोस्तों ये जो चार्ट अभी आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये चार्ट दर्शाता है पिछले 20 साल के दौरान यूएस गवर्नमेंट 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स का ट्रेंड कैसा रहा है। और अभी जो ये दो वर्टिकल पिंक बार्स अपने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ये दो वर्टिकल पिंक बार्स उन पीरियड्स को रिप्रेजेंट करते हैं जिनके दौरान यूएस इकोनॉमी पिछले 20 साल में रिसेशन में चली गई थी। दोस्तों इस चार्ट में हम ये भी देख सकते हैं कि यूएस गवर्नमेंट 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स यूएस इकोनॉमी में आने वाले रिसेशन का पूर्वानुमान बड़े अच्छे से कर लेते हैं। दोस्तों हम इस चार्ट में देख सकते हैं कि जैसे ही बॉन्ड मार्केट को यह आभास होने लगता है कि यूएस इकोनॉमी शायद आने वाले समय में एक रिसेशन की तरफ बढ़ रही है, वैसे ही हर बार हमें देखने को मिलता है कि यूएस गवर्नमेंट 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स में एक बड़ी गिरावट आती है यूएस इकोनॉमी के रिसेशन में जाने से ठीक पहले। अब चलिए इस चार्ट में हम फेड फंड्स रेट को ऐड कर देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं फेड फंड्स रेट का भी काम वही सेम है। जैसे ही फेड को ये आभास होने लगता है कि यूएस इकोनॉमी में एक स्लोडाउन की स्थिति बन रही है और संभव है कि आने वाले समय में यूएस इकोनॉमी एक रिसेशन में जा सकती है, वैसे ही फेडरल रिजर्व फेड फंड्स रेट काटना शुरू कर देता है। लेकिन यूजुअली देखा यह गया है कि फेडरल रिजर्व की तुलना में बॉन्ड मार्केट आने वाले रिसेशन का पूर्वानुमान करने में ज्यादा एफिशिएंट होता है। इसीलिए यूजुअली होता यह है कि इससे पहले कि फेडरल रिजर्व को यह दिखने लगे कि आने वाले समय में यूएस इकोनॉमी में एक रिसेशन आ सकता है और उसके मद्देनजर फेडरल रिजर्व फेड फंड्स रेट काटना शुरू करे, यूजुअली उससे काफी पहले से ही
यूएस गवर्नमेंट 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स में गिरावट शुरू हो चुकी होती है। यूएस गवर्नमेंट 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स और फेड फंड्स रेट के बीच का जो इंटरप्ले है उसको और अच्छे से समझने के लिए चलिए इस चार्ट को ही और थोड़ी बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। इस चार्ट में थोड़ा सा और जूम इन करते हैं और चलते हैं 2008 में जो रिसेशन आया था उस दौरान यूएस गवर्नमेंट 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स और फेड फंड्स रेट का ट्रेंड क्या था उसको थोड़ा और बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। हम इस चार्ट में देख सकते हैं कि सितंबर 2007 में फेडरल रिजर्व ने फेड फंड्स रेट काटना शुरू किया और जनवरी 2008 के आते आते हम देख सकते हैं कि यूएस इकोनॉमी रिसेशन में चली गई। इसका मतलब ये निकला कि जब फेडरल रिजर्व ने फेड फंड्स रेट काटना शुरू किया और इवेंचुअली जब यूएस इकोनॉमी रिसेशन में चली गई, इस बीच 4 महीने का गैप, और इस 4 महीने के दौरान हम देख सकते हैं कि फेड ने काफी एग्रेसिवली रेट कट्स किया। इस दौरान फेडरल रिजर्व ने 4 बार फेड फंड्स रेट घटाया। तो हुआ ये कि इस 4 महीने के दौरान फेड फंड्स रेट जो कि ओवरनाइट लेंडिंग रेट्स है वो निरंतर नीचे आते रहे और इसके साथ ही इन 4 महीनों के दौरान यूएस गवर्नमेंट 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स जो कि लॉन्ग टर्म लेंडिंग रेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं वो भी साथ साथ नीचे आते रहे। और दोस्तों जब भी ओवरनाइट लेंडिंग रेट्स और लॉन्ग टर्म लेंडिंग रेट्स एक साथ आपस में तालमेल बनाकर एक साथ नीचे आ रहे होते हैं, हिस्टोरिकली देखा यह गया है कि ऐसे पीरियड्स इक्विटी मार्केट्स के लिए बहुत बुलिश होते हैं। और दोस्तों इस बार भी यही हुआ। इन 4 महीनों के दौरान हमें दुनिया भर के इक्विटी मार्केट्स में बहुत स्ट्रांग रैलीज देखने को मिली। यहां इंडिया में हमें निफ्टी में इन 4 महीनों के दौरान 38% की रैली देखने को मिली। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि रिसेशन के पहले इक्विटी मार्केट में जो ये मेल्टअप रैलीज हमें देखने को मिलती है, इन मेल्टअप रैलीज के दौरान इक्विटी मार्केट सिर्फ वन वे ऊपर ही जा रहा होता है। इन मेल्टअप रैलीज के दौरान कई बार ये भी देखने को मिलता है कि फेड फंड्स रेट और यूएस गवर्नमेंट 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स के बीच एक डाइवर्जेंस ऑफ ट्रेंड भी थोड़े थोड़े समय के लिए पैदा होता है। फॉर एग्जाम्पल सितंबर 2007 और जनवरी 2008 के बीच में जैसा कि हमने देखा, फेडरल रिजर्व बहुत एग्रेसिवली फेड फंड्स रेट को नीचे ला रहा था और इस दौरान यूएस गवर्नमेंट 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स भी ब्रॉडली स्पीकिंग नीचे की तरफ ही जा रहे थे। लेकिन दोस्तों इन 4 महीनों के दौरान हमें 2 बार ये भी देखने को मिला कि यूएस गवर्नमेंट 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स में अचानक एक स्पाइक आने लगा। इस दौरान यूएस गवर्नमेंट 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स नीचे जाने की जगह थोड़े समय के लिए ऊपर जाने लगे और इन दोनों पीरियड्स के दौरान हमें यूएस गवर्नमेंट 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स में अचानक करीब 50 बेसिस पॉइंट्स का 0.5% का स्पाइक देखने को मिला। तो इफेक्टिवली हुआ ये कि इन 2 पीरियड्स के दौरान जब यूएस गवर्नमेंट 10 ईयर बॉन्ड यील्ड में अचानक 2 बार बड़े स्पाइक्स आए, इन स्पाइक्स के दौरान यूएस गवर्नमेंट 10 ईयर बॉन्ड यील्ड और फेड फंड्स रेट के ट्रेंड के बीच एक डाइवर्जेंस देखने को मिला। इस दौरान फेड फंड्स रेट नीचे आ रहे थे और यूएस गवर्नमेंट 10 ईयर यील्ड्स ऊपर जाने लगे। और यूजुअली जब भी यूएस गवर्नमेंट 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स और फेड फंड्स रेट के ट्रेंड्स के बीच एक डाइवर्जेंस की स्थिति बनती है, तब देखा यह गया है कि यूजुअली इक्विटी मार्केट में एक बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी की स्थिति बन जाती है। और इसीलिए हमें इस दौरान निफ्टी में 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, पर 3 बार काफी सिग्निफिकेंट इंटरिम पुलबैक्स देखने को मिले। इनमें से पहला जो इंटरिम करेक्शन था वो करीब 9% का था, दूसरा जो इंटरिम करेक्शन था वो करीब 7% का था और जो तीसरा इंटरिम करेक्शन था वो भी 7% का था। तो नेट इसका मतलब ये निकलता है कि जब भी यूएस गवर्नमेंट 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स और फेड फंड्स रेट एक साथ आपस में तालमेल बनाकर नीचे आ रहे होते हैं तो ये यूजुअली इक्विटी मार्केट्स के लिए एक बहुत बुलिश समय होता है और ऐसे समय में इक्विटी मार्केट्स में हमें बहुत स्ट्रांग रैलीज देखने को मिलती है। लेकिन जब भी ये तालमेल टूट जाता है और यूएस गवर्नमेंट 10 ईयर बॉन्ड यील्ड और फेड फंड्स रेट के ट्रेंड के बीच हमें एक डाइवर्जेंस देखने को मिलता है तो इससे यूजुअली इक्विटी मार्केट्स में वॉलेटिलिटी की स्थिति बनती है और ऐसे समय में इक्विटी मार्केट्स में हमें मल्टीपल बैक टू बैक इंटरिम करेक्शंस देखने को मिल सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सितंबर 2024 के दौरान फेड फंड्स रेट और यूएस गवर्नमेंट 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स के बीच क्या चल रहा था। दोस्तों ये एक ऐसा समय था जब हमें फिर से एक बार यूएस गवर्नमेंट 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स और फेड फंड्स रेट के बीच में एक डाइवर्जेंस की स्थिति देखने को मिली थी। दोस्तों सितंबर 2024 यानी कि आज से ठीक 1 साल पहले फेडरल रिजर्व ने फेड फंड्स रेट घटाना शुरू किया क्योंकि उस वक्त तक आते आते फेडरल रिजर्व को क्लियरली ये दिखने लगा था कि यूएस इकोनॉमी क्लियरली एक स्लोडाउन की तरफ बढ़ता जा रहा है। इन दोस्तों हम एक बार फिर से ये देख सकते हैं कि फेड ने जब फेड फंड्स रेट काटना शुरू किया इससे काफी पहले ही बॉन्ड मार्केट को यह दिखने लगा था कि यूएस इकोनॉमी एक स्लोडाउन की तरफ बढ़ता जा रहा है और इस चलते यूएस गवर्नमेंट 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स काफी पहले से ही
नीचे आने लगा था। लेकिन दोस्तों हम देख सकते हैं कि यूएस गवर्नमेंट 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स में जो ये डिक्लाइन हमें देखने को मिल रहा था, सितंबर 2024 आते आते यूएस गवर्नमेंट 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स का जो ये डिक्लाइन है वो एब्रप्टली बंद हो जाता है। इनफैक्ट सितंबर 2024 के बाद यूएस गवर्नमेंट 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स ऊपर जाने लगते हैं। दोस्तों कारण क्या था कि सितंबर 2024 के बाद हमें यूएस गवर्नमेंट 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स में अचानक एक इतना बड़ा ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिला? इसका कारण ये था कि सितंबर 2024 के बाद फेडरल रिजर्व ने बहुत ही एग्रेसिव पेस में फेड फंड्स रेट को घटाना शुरू कर दिया। फेड ने सितंबर 2024 में रेट कट साइकिल के शुरुआत में ही एक लार्जर देन एवरेज 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट किया और उसके बाद अक्टूबर और दिसंबर 2024 में फिर से दो बैक टू बैक 25 बेसिस पॉइंट्स के और रेट कट्स किए। तो इफेक्टिवली हुआ ये कि सितंबर 2024 और दिसंबर 2024 के बीच सिर्फ 3 महीने के अंतराल में फेड फंड्स रेट 100 बेसिस पॉइंट से नीचे आ गए, जो कि एक बहुत ही एग्रेसिव पेस ऑफ रेट कट माना जाता है। और दोस्तों इस चलते बॉन्ड मार्केट इन्वेस्टर्स में यह डर बैठने लगा कि शायद फेडरल रिजर्व जरूरत से ज्यादा तेजी से फेड फंड्स रेट घटाने की कोशिश कर रहा है, ऐसे वक्त में जब यूएस इकोनॉमी हालांकि एक स्लोडाउन की तरफ बढ़ तो रहा है, लेकिन अभी भी यूएस इकोनॉमी एक ग्रोइंग इकोनॉमी है। और एक ग्रोइंग इकोनॉमी में अगर इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज्यादा तेजी से नीचे आने लगते हैं तो इससे इन्फ्लेशन का डर बढ़ने लगता है। दोस्तों बॉन्ड मार्केट इन्वेस्टर्स के मन में अगर इन्फ्लेशन का डर बैठ जाए तो यूजुअली देखा यह गया है कि यूएस गवर्नमेंट 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स फिर ऊपर जाने लग जाते हैं। इसका कारण यह है कि यूएस गवर्नमेंट 10 ईयर बॉन्ड यील्ड एक तरह से एक कॉम्पनसेशन है जो बॉन्ड मार्केट इन्वेस्टर्स यूएस गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं इन ऑर्डर टू ऑफसेट द इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। और इसीलिए अगर बॉन्ड इन्वेस्टर्स में ये डर बैठ जाए कि आने वाले समय में इन्फ्लेशन बढ़ सकता है तो वो यूएस गवर्नमेंट से एक हायर कॉम्पनसेशन डिमांड करेंगे और इस चलते यूएस गवर्नमेंट 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स में यूजुअली एक बढ़ोतरी देखने को मिलती है ऐसे वक्त में। लेकिन दोस्तों इसके चलते हुआ ये कि सितंबर 2024 के बाद यूएस गवर्नमेंट 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स में एक बहुत शार्प ट्रेंड रिवर्सल आया और इस ट्रेंड रिवर्सल के चलते यूएस गवर्नमेंट 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स के ट्रेंड में और फेड फंड्स रेट के ट्रेंड के बीच एक बहुत बड़ा डाइवर्जेंस पैदा हो गया। जैसे कि आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं, सितंबर 2024 के बाद यूएस गवर्नमेंट 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स ऊपर जाने लगे और फेड फंड्स रेट काफी तेजी से नीचे आने लगा। और जैसा कि हमने पहले भी देखा कि जब भी यूएस गवर्नमेंट 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स के ट्रेंड में और फेड फंड्स रेट के ट्रेंड के बीच डाइवर्जेंस पैदा हो जाता है तो ऐसे समय में इस डाइवर्जेंस के चलते इक्विटी मार्केट में हमें बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। ऐसा वक्त इक्विटीज के लिए अच्छा समय नहीं होता है और हम देख सकते हैं कि इस डाइवर्जेंस के चलते सितंबर 2024 के बाद हमें निफ्टी में भी एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला। और इसीलिए दोस्तों अब जब फेडरल रिजर्व ने सितंबर 2025 के बाद से फिर से एक बार फेड फंड्स रेट घटाना शुरू किया है, ये जरूरी हो जाता है कि हम बहुत ज्यादा सावधान रहें, क्योंकि दोस्तों ये संभावना फिर से बनती है कि जो स्थिति हमें सितंबर 2024 के बाद देखने को मिली थी वो स्थिति हमें फिर से एक बार देखने को मिले। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक बार फिर से इस साल फेड के द्वारा फेड फंड्स रेट काटे जाने से काफी पहले से ही यूएस गवर्नमेंट 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स काफी तेजी से नीचे आने लगा था, क्योंकि बॉन्ड मार्केट को काफी पहले से ये दिखने लगा था कि यूएस मार्केट में एक बहुत ज्यादा मंदी का माहौल बनने लगा है। और फिर देर से ही सही लेकिन कुछ समय बाद फेडरल रिजर्व को भी ये बात दिखने लगा कि यूएस के लेबर मार्केट में एक मंदी का माहौल बन रहा है और इसके चलते फेडरल रिजर्व को फेड फंड्स रेट घटाना पड़ेगा। और इसीलिए फेडरल रिजर्व ने सितंबर 2025 के बाद से रेट कट करना शुरू कर दिया है। सितंबर में फेड ने 25 बेसिस पॉइंट से फेड फंड्स रेट को घटाया है और साथ ही फेड ने ये इंडिकेशन भी दिया है कि इस साल के अंत से पहले फेडरल रिजर्व कम से कम और 2 बार 25 बेसिस पॉइंट से फेड फंड्स रेट को और घटाएगा। और अगर ऐसा होता है तो हमें सितंबर 2025 और दिसंबर 2025 के बीच कुल मिलाकर 75 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट्स देखने को मिलेगा। और दोस्तों इतने सारे रेट कट्स ऐसे वक्त में होंगे जब बॉन्ड इन्वेस्टर्स को यह डर खाया जा रहा है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने दुनिया भर के कंट्रीज के इंपोर्ट्स पे जो इतने सारे टैरिफ्स डाल रखे हैं, इन टैरिफ्स के चलते यूएस डोमेस्टिक मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज
के प्राइसेस ऊपर जा सकते हैं और इसके चलते आने वाले समय में इन्फ्लेशन में एक बढ़ोतरी दिख सकती है। इसीलिए दोस्तों ये जरूरी है कि आने वाले महीनों में जैसे जैसे फेड फंड्स रेट को घटाता है, हम इस बात पे बहुत क्लोजली गौर करें कि इसका बॉन्ड मार्केट की तरफ से क्या रिएक्शन आता है। दोस्तों आने वाले समय में अगर फिर से ऐसा होता है कि बॉन्ड इन्वेस्टर्स में फिर से एक बार डर बैठ जाए कि फेडरल रिजर्व शायद जरूरत से ज्यादा तेजी से फेड फंड्स रेट को नीचे ला रहा है, ऐसे वक्त में जब टैरिफ्स के चलते इन्फ्लेशन का रिस्क बहुत ज्यादा है, तो हमें फिर से एक बार यह देखने को मिल सकता है कि यूएस गवर्नमेंट 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स, जो कि बहुत ज्यादा तेजी से अब तक नीचे आ रहा था, इस ट्रेंड में एक अब्रप्टली फिर से ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिल सकता है। और इसके चलते आने वाले समय में यूएस गवर्नमेंट 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स फिर से एक बार ऊपर की तरफ जाने लग सकते हैं। और दोस्तों अगर ऐसा होता है तो फिर से हमें यूएस गवर्नमेंट 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स और फेड फंड्स रेट के ट्रेंड्स के बीच एक डाइवर्जेंस की स्थिति देखने को मिलेगी। और जैसा कि हमने पिछले साल भी देखा, अगर इस तरह का डाइवर्जेंस वाकई में हमें देखने को मिलता है तो ये इक्विटी मार्केट के लिए अच्छा संकेत नहीं होगा और इससे इस बात की बहुत ज्यादा संभावना बन जाएगी कि हमें फिर से एक बार इक्विटी मार्केट में एक और इंटरिम पुल बैक देखने को मिले। दोस्तों टू बी श्योर, मेरा मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि इस तरह का कोई इंटरिम पुल बैक होना यहां से तय है। मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आने वाले समय में अगर हमें यूएस गवर्नमेंट 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स और फेड फंड्स रेट के ट्रेंड्स के बीच एक डाइवर्जेंस देखने को मिलता है तो इक्विटी मार्केट्स में एक इंटरिम पुल बैक का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और इसीलिए दोस्तों इस स्टेज में हमें बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। हैविंग सेड दैट, इस तरह का इंटरिम पुल बैक अगर आता भी है तो मैं बिल्कुल भी ये मीन नहीं कर रहा हूं कि ये एक कोई बहुत बड़ा क्रैश होगा। पिछले साल सितंबर 2024 के बाद जब हमें ऐसा एक डाइवर्जेंस देखने को मिला था तो उसके चलते निफ्टी में करीब 16% का करेक्शन देखने को मिला था। मेरा स्ट्रांगली मानना यह है कि इस साल अगर हमें फिर से ऐसा कोई डाइवर्जेंस देखने को मिलता है तो इसके चलते निफ्टी में जो करेक्शन होगा वो पिछले साल के 16% करेक्शन की तुलना में ऑलमोस्ट सर्टनली लेस सिवियर होगा। दोस्तों अब तक हमने देखा कि अगर यूएस गवर्नमेंट 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स और फेड फंड्स रेट के ट्रेंड के बीच अगर कोई डाइवर्जेंस आ जाता है तो उसके चलते इक्विटी मार्केट्स में एक इंटरिम करेक्शन आए, उसका रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन दोस्तों क्या कोई ऐसा मैजिक फॉर्मूला है, क्या कोई ऐसा मैजिक ग्लोबल मैक्रो पैरामीटर है जिसके सहारे अगर इक्विटी मार्केट्स में ऐसा कोई इंटरिम करेक्शन होता भी है तो ऐसे इक्विटी मार्केट करेक्शन के पहले समय रहते हम इक्विटी मार्केट से बाहर आ सके, इक्विटी मार्केट से हम हमारे एग्जिट को टाइम कर सके? क्या यह संभव है? तो दोस्तों इस सवाल का जवाब भी हमें इक्विटी मार्केट में नहीं मिलेगा। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें बॉन्ड मार्केट में जाना पड़ेगा। और जिस बॉन्ड मार्केट पैरामीटर की मैं बात कर रहा हूं जो हमें ऐसे किसी इंटरिम करेक्शन से बचा सकता है, उस बॉन्ड मार्केट पैरामीटर का नाम है मूव इंडेक्स। मूव इंडेक्स के बारे में मैंने मेरे इससे पहले के इस वीडियो में चर्चा की है। इस वीडियो को मैंने 21 दिसंबर 2024 को पब्लिश किया था। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो ये वीडियो आप जाके देख सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इन दोस्तों बॉन्ड मार्केट में जिस तरह के डायनामिक्स बन रहे हैं और इसका इक्विटी मार्केट पे जो इंपैक्ट पड़ सकता है, उसके मद्देनजर मुझे स्ट्रांगली ये लगता है कि मूव इंडेक्स पे एक बार फिर से नए सिरे से चर्चा करना जरूरी है। लेकिन दोस्तों मूव इंडेक्स क्या है और इसके सहारे कैसे हम आने वाले समय में इक्विटी मार्केट में किसी भी इंटरिम करेक्शन से हम हमारे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को बचा सकते हैं, ये चर्चा मैं इस वीडियो के पार्ट 2 में जारी रखूंगा। क्योंकि दोस्तों ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आपको पार्ट 2 के लिए बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अगले कुछ ही दिनों में इस वीडियो का पार्ट 2 मैं आप सबके सामने प्रस्तुत कर दूंगा। और दोस्तों मूव इंडेक्स और इस तरह के कई सारे और बॉन्ड मार्केट पैरामीटर्स के सहारे metacaps.ai में हमने एक बहुत ही रोबस्ट रूल्स बेस्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बनाया है जिसके तहत हम हमारे क्लाइंट पोर्टफोलियोज को मैनेज करते हैं। और दोस्तों इसका कारण ये है कि बिजनेस साइकिल के जिस पड़ाव में हम अभी है, इस पड़ाव में ये एब्सोल्युटली क्रिटिकल हो जाता है कि हमारे पास एक रूल्स बेस्ड फ्रेमवर्क हो, एक रूल्स बेस्ड स्ट्रैटेजी हो, ताकि इक्विटी मार्केट के रोज के उतार चढ़ाव के बीच हम हमारे दिमाग को स्थिर रख सके और एक रूल्स बेस्ड स्ट्रैटेजी के तहत हम हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को ले सके। क्योंकि दोस्तों इस स्टेज में आकर इस बात की कोई गुंजाइश नहीं बचती है कि हम हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस
गट फील के बेसिस में ले। दोस्तों ऐसा ही एक रोबस्ट रूल्स बेस्ड फ्रेमवर्क, एक रूल्स बेस्ड स्ट्रैटेजी हमने metacaps.ai में बनाया है, जिसका उपयोग हम करते हैं हमारा फ्लैगशिप अल्फासिप स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो होता यह है कि अल्फासिप स्ट्रैटेजी के तहत हम हमारे क्लाइंट पोर्टफोलियोज को कंटिन्यूअसली कुछ हाई परफॉर्मिंग इक्विटी फंड्स और कुछ हाई परफॉर्मिंग डेट फंड्स के बीच में कंटिन्यूअसली रिबैलेंस करते रहते हैं, कंटिन्यूअसली स्विच करते रहते हैं एज पर प्रिवेलिंग मार्केट कंडीशंस। और ये जो हमारे क्लाइंट पोर्टफोलियोज में हम रिबैलेंसिंग और स्विचिंग करते रहते हैं, इसका बेसिस क्या है? इसका बेसिस है एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 15 से भी ज्यादा बॉन्ड मार्केट वेरिएबल्स जिनको हम कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते रहते हैं। और इन 15 से भी ज्यादा बॉन्ड मार्केट पैरामीटर्स को मॉनिटर करके हम इस बात का अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं कि ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स में लिक्विडिटी कंडीशंस इजी होते जा रहे हैं या टाइट होते जा रहे हैं। और हमारा निष्कर्ष अगर ये होता है कि लिक्विडिटी कंडीशंस अब इंप्रूव कर रहे हैं, तो ऐसे समय में हम हमारे क्लाइंट पोर्टफोलियोज में इक्विटी एक्सपोजर बढ़ा देते हैं। और अगर हमारा निष्कर्ष ये होता है कि लिक्विडिटी कंडीशंस अभी फाइनेंशियल मार्केट्स में टाइट होते जा रहे हैं, तो ऐसे समय में हम हमारे क्लाइंट पोर्टफोलियोज में इक्विटी एक्सपोजर घटा देते हैं। दोस्तों इस अल्फासिप स्ट्रैटेजी के सहारे पिछले एक साल में हमने हमारे क्लाइंट पोर्टफोलियोज में कई सारे बेहतरीन ट्रेड्स को एग्जीक्यूट किया है। और इन ट्रेड्स का परिणाम ये हुआ है कि पिछले साल सितंबर 2024 के बाद से जो करेक्शन हमें निफ्टी में देखने को मिला है, उस करेक्शन के इंपैक्ट से काफी हद तक हम सफल रहे हैं अपने क्लाइंट पोर्टफोलियोज को प्रोटेक्ट करने में। इतना ही नहीं, अप्रैल 2025 के बाद से निफ्टी में हमें जो रिबाउंड देखने को मिला है, काफी हद तक हम इस रिबाउंड को भी हमारे क्लाइंट पोर्टफोलियोज में कैप्चर करने में सफल रहे हैं। दोस्तों अगर आपको भी लगता है कि आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो इस तरह के एक स्ट्रिक्ट रूल्स बेस्ड फ्रेमवर्क के तहत ही मैनेज होना चाहिए, तो आप भी हमारे फ्लैगशिप अल्फासिप स्ट्रैटेजी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते। दोस्तों अल्फासिप स्ट्रैटेजी को हम 3 अलग अलग वेरिएंट्स में ऑफर करते हैं। इन तीनों वेरिएंट्स का डिटेल अभी आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। और इनमें से जो वेरिएंट रिटेल इन्वेस्टर्स के बीच सबसे ज्यादा पॉपुलर है, वो है पहला वेरिएंट अल्फासिप टैक्स सेवर वेरिएंट। अल्फासिप टैक्स सेवर वेरिएंट के तहत अगर आप एनुअली 2.5 लाख रुपीस तक इन्वेस्ट करते हैं और आप अगर अपना एसआईपी कम से कम 5 साल तक जारी रखते हैं, तो आपके इन्वेस्टमेंट का जो मैच्योरिटी अमाउंट है ये कंप्लीटली टैक्स फ्री हो जाता है अंडर सेक्शन 1010D। इनफैक्ट अल्फासिप टैक्स सेवर वेरिएंट शायद एकमात्र अब ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बचा है जिसके तहत इनकम टैक्स के न्यू रेजिम में भी पूरा का पूरा मैच्योरिटी अमाउंट टैक्स फ्री रहता है। अगर आपको अल्फासिप के 3 में से किसी भी वेरिएंट में इन्वेस्ट करने की इच्छा है, तो आप हमारे वेबसाइट metacaps.ai/products में जा सकते हैं। इस वेबसाइट में आपको अल्फासिप के तीनों वेरिएंट्स के सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। आपको जिस वेरिएंट में भी इन्वेस्ट करने की इच्छा है, उस वेरिएंट के लिए आप हमारे वेबसाइट में एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर के सबमिट कर सकते हैं। ये रजिस्ट्रेशन का रिक्वायरमेंट हमने इसलिए रखा है ताकि हम सिर्फ उन्हीं क्लाइंट्स को कॉल करें जिनको हमारे प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट है। एक बार आप अपनी तरफ से रजिस्ट्रेशन सबमिट करते हैं, उसके बाद हमारे सेल्स टीम की तरफ से आपको एक कॉल जाएगा और हम हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में आपको और विस्तार से कॉल पे बताएंगे। दोस्तों अभी के लिए इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो इंसाइट्स मैंने इस वीडियो के दौरान आपके साथ साझा किया, ये सारे इंसाइट्स आपको पसंद आएंगे, आपके काम आएंगे। अगर ये इंसाइट्स आपको पसंद आते हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द मुलाकात होगी इस वीडियो के पार्ट 2 में। तब तक के लिए गुड बाय।